कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मित्तल मेंशन स्नेहा अपने रूम में जा चुकी थी और अब अंगद भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र सुमित्रा जी पर गई। भला सुमित्रा जी को सुनाए बिना वो कैसे ही अंदर जा सकता था, इसलिए वो अब उनकी तरफ आ गया। सुमित्रा जी अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही अंगद उनके सामने आकर खड़ा हुआ, उन्होंने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब यहाँ क्यों खड़े हो? अंगद तिरछा मुस्कुराकर बोला, आपको पता है क्या, कलर्स टीवी पर बहुत जल्दी नागिन का नया सीजन आने वाला है। आप वहाँ पर ऑडिशन देने नहीं गई क्या? सुमित्रा जी की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अंगद तुरंत बोला, मतलब आप तो सच की नागिन हैं, आपसे बेटर तो ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता। एक बार ट्राई करके देखिए ना, क्या पता एकता कपूर ये रोल आपको दे दे। और अगर नहीं भी मिला तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं सिफारिश लगवा दूंगा, देखना आपको ये रोल ज़रूर मिलेगा। और मुझे इतना भी कंफर्म है कि इस रोल के साथ आप पूरा जस्टिस करेंगी। नागिन का रोल और सुमित्रा मित्तल ना कर पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुमित्रा जी गुस्से से कांपते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। अंगद अब उनके बिल्कुल करीब हुआ और बेहद गहरी आवाज में बोला, मेरी बकवास तो छोड़िए, आप अपनी हरकतें कब बंद करने वाली हैं? मतलब अब तो आप सरेआम शुरू हो गई हैं। अपनी बेटी का फंक्शन खराब करने के लिए आप मेरी बीबी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपकी हरकतों में दम नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप स्नेहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? सुमित्रा जी की आंखें बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अंगद उन्हें घूरते हुए बेहद गुस्से से बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा प्यारी चाची माँ, क्योंकि मैं बाकी घर वालों की तरह नहीं हूँ। मैंने खुद आपको बैकयार्ड एरिया में देखा था, जहाँ आप उस लड़के से बात कर रही थी जो स्टेज सेट कर रहा था, और अब आप कहती हैं कि आपने कुछ नहीं किया। यू नो वाट, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, जो घर में एक नागिन होते हुए भी मैं ना तो किसी से कुछ कह रहा हूँ और ना ही किसी को कुछ बता रहा हूँ। वो क्या है ना, निया और पिया के बारे में सोचकर मैं चुप था, और सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसी नीच हरकतों पर आ जाएंगी। लेकिन जब आपने ठान ही लिया है कि आप पूरा गिर कर रहेंगी, तो फिर मुझे भी चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्चाई मुझे सबके सामने ले आनी चाहिए, ताकि फिर जो आप मित्तल मेंशन और मित्तल प्रॉपर्टी की मालकिन बनने का ख्वाब देखती हैं ना, यहाँ के लोग आपको मालकिन तो छोड़िए, धक्के मारकर घर से बाहर निकालेंगे, जिनमें आपके खुद के बच्चे भी शामिल होंगे, क्योंकि वो आपकी तरह जहरीले बिल्कुल भी नहीं हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। सुमित्रा जी दांत पीसते हुए बोली, बहुत बोल रहे हो तुम। अंगद भी जबड़े कसते हुए बोला, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर आप चाहती हैं कि घर वालों के सामने आपकी इन महान हरकतों का बयान ना करूं, तो अपनी हरकतों को सुधार लीजिए, वरना मैं तो क्या, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर घर में कोई सांप आ जाए तो उसे दूध नहीं पिलाया जाता, उसकी गर्दन से पकड़कर उसे घर से बाहर फेंक दिया जाता है, और यही आपके साथ भी होगा। ये मेरी अब आखिरी वार्निंग है आपको। रही बात स्नेहा की, तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अंगद मित्तल के होते हुए आप उसकी पत्नी को चोट तो बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती। और अब तो मुझे लगता है कि स्नेहा के साथ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका ही हाथ था। उसकी ये बात सुनते हुए सुमित्रा जी के चेहरे का रंग उड़ चुका था, और उनके बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखकर अब अंगद का शक यकीन में बदल गया। मतलब उन्होंने पहले भी स्नेहा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन स्नेहा ने या तो उन्हें हैंडल कर लिया या फिर उसने अंगद को कुछ पता लगने ही नहीं दिया। अब उसे सुमित्रा जी पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बेहद गुस्से से बोला, अब तक तो मैं आपको लाइटली ले रहा था, लेकिन अब तो मेरी तरफ से भी आपको चैलेंज है कि आपको जो करना है कीजिए। अंगद मित्तल अपनी बीबी और अपने बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने देगा, और आपका वो हाल करेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया, और सुमित्रा जी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने भी अपनी मुट्ठियाँ कस लीं और बोली, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ अंगद, अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ।
तुम जितना मुझे हराने की कोशिश करोगे मैं उतना तुम्हारे खिलाफ होती जाऊंगी। सही कहा तुमने, मैं नागिन हूँ, नागिन, और नागिन कभी हार नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ अंगद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में आया। आते ही उसकी नज़र स्नेहा पर गई, जो बिना अपने कपड़े चेंज किए ही बेड पर लेटी हुई गहरी नींद में जा चुकी थी, क्योंकि उसके खर्राटों की आवाज़ दूर तक आ रही थी। अंगद हैरान था, क्योंकि स्नेहा खर्राटे नहीं लेती थी, खर्राटे तो वो खुद लेता था, लेकिन आज तो स्नेहा उसे अच्छा खासा कंपटीशन दे रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, अब मुझे कन्फर्म हो गया है कि हमारा बेबी मुझ पर जाएगा, ना कि तुम पर। वैसे सही भी है, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ़ हो। उसका दिमाग तो अंगद मित्तल की तरह ही होना चाहिए, लेकिन ये खर्राटे खर्राटे नहीं, इस मामले में तो उसे तुम पर ही होना चाहिए था। ये बोलकर वो खुद पर हंसा। स्नेहा के सामने वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि हाँ वो खर्राटे लेता था, लेकिन अब वो ये बात एक्सेप्ट कर रहा था। वो अब क्लोसेट की तरफ गया और फिर स्नेहा के लिए नाइट सूट निकाल कर वापस उसके पास आया। उसने स्नेहा के कपड़े चेंज करने शुरू किए, और जैसे ही वो उसके कपड़े चेंज करने के बाद साइड हटने लगा, अचानक से स्नेहा की आंखें खुल गई और वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी। वो उबासी लेते हुए बोली, सुबह हो गई क्या अंगद जी? अंगद हंसा और बोला, हाँ, नेक्स्ट मंथ भी शुरू हो गया है। शादी तो निया और आयुष की कब की हो गई है। अब तो वो लोग हनीमून से भी लौट आए हैं और निया तो प्रेग्नेंट भी हो गई है, उनका तो बेबी भी आने वाला है। स्नेहा खोई हुई सी बोली, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये बोलते हुए वो अभी भी नींद में लग रही थी। अंगद अब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, लेकिन अब जो होगा उसका पता तुम्हें बहुत अच्छी तरह से चलेगा बीबी। ये बोलते हुए वो अब उसकी गर्दन पर झुकने लगा था और उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर ही स्नेहा के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ होने लगी और अब अंगद पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। अब स्नेहा की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आपने संगम को सुला दिया क्या? अंगद ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं, पिया सुला देगी। स्नेहा जल्दी से बोली, लेकिन अगर वो नहीं सोया तो? मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाती हूँ। पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। अंगद मुस्कुराकर बोला, बुआ है वो उसकी, उसे पता है उसे संगम को कैसे टैकल करना है। फिलहाल तुम मुझे संभालो। उसकी बात पर स्नेहा ने अब अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी और बोली, मतलब अब ये रोज रोज होगा? अंगद ने तुरंत अनजान बनते हुए पूछा, किस बारे में बात कर रही हो तुम? स्नेहा भी उसे टेढ़ी नज़रों से देखते हुए बोली, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है अंगद जी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अंगद ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों को उसके कमर पर चलाते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। स्नेहा को गुदगुदी होने लगी थी और जैसे ही अंगद ने उसके कमर पर थोड़ी चिकोटी काटी, स्नेहा उसका हाथ पकड़कर बोली, मत कीजिए ना अंगद जी, सच में बहुत गुदगुदी होती है। मुझे ना उठना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि आंखें खोलने के बाद आप मुझे ऐसे परेशान करेंगे तो मैं आंखें खोलती ही नहीं। अंगद भी उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलता? तुम सो रही हो या जाग रही हो? ज़्यादा ना सियानी मत बना करो। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें मैं मिला, जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, वरना तुम्हें पता भी है पति कैसे होते हैं, एक नंबर के खड़ूस होते हैं। पूरा पूरा दिन अपनी बीवियों को टाइम नहीं देते और रात को भी खर्राटे मारते हुए सो जाते हैं। और एक मैं हूँ जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए उसने मासूम सा चेहरा बनाया हुआ था और स्नेहा अब अपनी दबी हुई मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये जो अंगद मित्तल उसके सामने है ये कौन सा अंगद मित्तल है, क्योंकि वो 2-3 तरह के अंगद मित्तल को देख चुकी थी। हार्टलेस वाला अंगद मित्तल, खड़ूस वाला अंगद मित्तल, थोड़ा रोमांटिक वाला अंगद मित्तल, थोड़ा केयरिंग वाला अंगद मित्तल, और अब जो अंगद मित्तल उसके सामने था वो थोड़ा शरारती वाला था। उसकी वो दबी हुई मुस्कुराहट देखकर अंगद एक बार फिर से बोला, ऐसे हंस क्या रही हो? स्नेहा ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि खुद किस्मत तो बहुत हूँ मैं, पर अफसोस आप खुशकिस्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी बीबी थोड़ी मूडी टाइप की है।
मुझे फ़िलहाल सोना है, इसलिए मुझे सोने दीजिए। आप जाइए, जाकर पहले एक बार संगम को देख लीजिए और फिर खुद भी सो जाइएगा। ये बोलकर उसने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद उसकी तरफ देखता ही रह गया। कुछ वक्त वो यूं ही उसे देखता रहा और फिर उसने स्नेहा के कंधे पर अपना हाथ रखकर अपना चेहरा आगे की तरफ किया ताकि देख सके कि क्या सच में स्नेहा सो रही है। और इस वक्त उसे स्नेहा के खर्राटों की आवाज़ एक बार फिर से आने लगी थी। अभी मुश्किल से 1-2 मिनट भी नहीं हुए थे स्नेहा को सोए हुए और वो आराम से खर्राटे लेने लगी थी। उसे देखकर अब अंगद को एक बार फिर से हंसी आ रही थी। वो हैरान था कि इतना जल्दी और इतनी आसानी से स्नेहा सो कैसे सकती है, जबकि हमेशा उसे नींद को लेकर प्रॉब्लम रहती थी। कभी कोई बेचैनी तो कभी कोई क्रेविंग। वो ढंग से नहीं सो पाती थी और अब वो ऐसे सोई थी जैसे उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं। अब अंगद भी उसकी नींद कैसे खराब कर सकता था। उसने बड़े ही प्यार से उसके माथे पर किस किया। स्नेहा नींद में ही बोली, सोने दीजिए ना अंगद जी। ये बोलकर अब उसने एक बार फिर से अंगद की तरफ करवट ले ली थी और अपना हाथ अंगद के सीने पर रख दिया था। अंगद ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और धीमे से बोला, सो जाओ मिस बकबक, आराम से सो जाओ, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ये बोलते हुए वो प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था और अब उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। सुबह का वक्त मित्तल मेंशन तकरीबन 10 बजे। अंगद ऊपर रूम में आया और आते ही वो स्नेहा के गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, खबरदार अंगद जी, अगर आपने मुझे किसी चीज़ को लेकर डांटा तो मैं क्या करूं? अगर मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो ज़बरदस्ती खा लूं क्या? चलो मान लिया ज़बरदस्ती खा भी लूँगी, लेकिन फिर उसका क्या फ़ायदा? साथ के साथ वोमिट भी हो जाएगी, फिर क्या आपको चैन मिल जाएगा? ये बोलते हुए वो अभी भी मुंह बना रही थी। अंगद उसके सामने आकर बैठा और बोला, लेकिन ऐसा कैसे चलेगा मेरी जान? अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो हमारा बेबी हेल्दी कैसे होगा? मुझे बताया मॉम ने कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया और मैंने जो तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स और दूध मंगवाया था वो भी तुमने यूं का यूं ही नीचे भेज दिया। स्नेहा ने इरिटेशन भरे एक्सप्रेशंस बनाए और बोली, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा अंगद जी, आप ही बताइए मैं अपने साथ ज़बरदस्ती कैसे करूं? अंगद उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही संगम अपने हाथ में ड्राइंग बुक लेकर आया और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ स्नेहा माँ, मुझे मैंगो की शेप बना कर दो ना। मुझे मैंगो बनाना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाऊँ। आप बस मुझे शेप बना कर दे दो, कलर मैं कर लूँगा। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा की आंखें पूरी खुली हुई थी। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, मैंगो। वहीं अंगद जल्दी से बोला, क्यों परेशान कर रहे हो संगम बेटा? तुम्हारी स्नेहा माँ की फ़िलहाल तबीयत सही नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी स्नेहा माँ ने कुछ नहीं खाया है तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा एकदम चहकते हुए बोली, मैंगो, मुझे मैंगो खाना है। ये बोलते हुए अब उसने अंगद की तरफ देखा। अंगद भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो जल्दी से बोला, मैंगो? लेकिन अभी तो फ़िलहाल घर में मैंगो नहीं होगा क्योंकि मैंगो का सीज़न भी शुरू नहीं हुआ है और ऐसे में मैंगो। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, बस इतना ही प्यार था आपको मुझसे और अपनी प्रिंसेस से। हम दोनों का मैंगो खाने का मन कर रहा है और आप हमें मैंगो भी नहीं खिला सकते। लाओ संगम बेटा, मैं तुम्हारी ड्राइंग ही बना देती हूँ क्योंकि सच में तो मुझे मैंगो खाने को मिलेगा नहीं। कम से कम मैंगो की शेप बनाकर ही अपनी क्रेविंग पूरी कर लो। संगम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था जैसे कह रहा हो कि वाह स्नेहा माँ वाह, ऐसा इमोशनल अत्याचार तो मैं भी नहीं करता जैसा आप कर रही हो। उसका मन तो तालियां बजाने का भी कर रहा था। स्नेहा ने अपने हाथ में ड्राइंग बुक और स्केच दोनों ले लिए थे। अंगद ने उसे तिरछी सी नज़रों से देखा और फिर अपनी जगह से उठ गया। स्नेहा का मुंह एक बार फिर से बन गया था। उसे लगा था कि अंगद उसे सच में मैंगो खिलाएगा। वो बेशक से उसके लिए कहीं से भी मैंगो मंगवाए, लेकिन ज़रूर मंगवाएगा। लेकिन यहाँ तो वो चुपचाप उठकर चला गया था। अब स्नेहा ने संगम की ड्राइंग बुक वापस दी और बोली, मुझे नहीं बनाना कोई मैंगो। अगर कोई और फ्रूट बनवाना है तो बनवा लो, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी मैंगो। संगम हंसा और बोला, क्या स्नेहा माँ, आप भी ना एकदम नौटंकी हो। इतनी नौटंकी तो रुचिका भी नहीं करती जितनी आप करती हो। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। संगम अब दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
स्नेहा जल्दी से बोली, लेकिन ये रुचिका है कौन? लेकिन संगम उसकी बात का क्या ही जवाब देता, वो तो रूम से जा चुका था। स्नेहा का मुंह अब एक बार फिर से बन चुका था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। अब उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन खाना खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बस अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी या फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रही थी। उसे अंगद को कॉल करके घर पर वापस बुलाना था, लेकिन अंगद जिस तरह से उसे छोड़कर गया था, वो उसे कॉल करने में भी हिचकिचा रही थी। आखिर उसे अपनी नाराज़गी भी तो दिखानी थी। तभी शारदा जी ने डाइनिंग टेबल पर आम से भरी हुई प्लेट और मैंगो शेक का गिलास रखा और बोली, आओ स्नेहा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम खा लो। मैंगो भी काट दिए हैं और मैंगो शेक भी बना दिए हैं। स्नेहा जो अभी भी अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रही थी, अब उसने हैरानी से शारदा जी की तरफ देखा। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ और भी बनाना था क्या? आम पन्ना बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम ये दोनों चीज़ें तो खाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ देर बाद आम पन्ना भी बना दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें खाना खाना होगा। और हाँ, ज़्यादा आम भी मत खाना, क्योंकि ये गर्म होते हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादा अच्छे नहीं होते। स्नेहा की आंखों में लगभग से आंसू आ गए थे। तभी अंगद बाहर से अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र स्नेहा पर गई, उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और स्नेहा तुरंत अपनी जगह से उठी और सीधा अंगद के पास आकर उसके सीने से लग गई। पिछले आधे घंटे से ना जाने उसने क्या क्या नहीं सोच लिया था कि अंगद उससे प्यार नहीं करता, वो उसकी फिक्र नहीं करता। और यहाँ तो अंगद ने आधे घंटे में वो चीज़ भी ला दी थी जो फिलहाल सही से मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थी। अंगद शॉक्ड रह गया था। सामने ही शारदा जी खड़ी थी और कुछ ही दूरी पर पिया और संगम भी, पर फिलहाल उसने अपना हाथ स्नेहा की पीठ पर रख दिया। स्नेहा उसके सीने से लगी हुई ही बोली, आई लव यू अंगद जी, आई लव यू लॉट। आपको पता है, मुझे लगा आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप अपनी प्रिंसेस से भी प्यार नहीं करते, लेकिन एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी सोचती हूँ। पर आई प्रॉमिस, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। अंगद को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। अब उसने स्नेहा को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझ पर इतना प्यार आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा ये प्यार लेने में, लेकिन बस इतनी सी मेहरबानी कर दो बीबी कि ये प्यार देने तुम मुझे ऊपर अपने रूम में चलो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। स्नेहा चौंक गई। अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या हरकत की। अब उसने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और अपने आसपास देखने लगी। शारदा जी, पिया और संगम तीनों ही उस पर हंसने लगे थे। स्नेहा तुरंत पीछे की तरफ हुई और फिर अगले ही पल डाइनिंग टेबल पर आ गई। उसने वहां रखी हुई आम की प्लेट उठाई और सीधा अपने रूम में चली गई। अंगद को उसकी इस हरकत पर और भी ज़्यादा हंसी आई। शारदा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो, तुम भी ऊपर जाओ और देखना कहीं कि वो सारे आम ना खा जाए। अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और ऊपर रूम में आ गया। आते ही उसकी नज़र स्नेहा पर गई, जो बेड पर आराम से बैठी थी और आम खा रही थी। अंगद अब उसके सामने आकर बैठा और उसे अपनी गहरी सी नज़रों से देखने लगा। स्नेहा ने तुरंत आम की प्लेट उठाई और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसका डर देखकर अंगद तुरंत बोला, अगर मुझे ये प्लेट लेनी होगी तो तुम मुझे रोक नहीं सकती हो बीबी। स्नेहा ने अब डर से मायूस सा चेहरा बनाया और अंगद की नज़र अब उसके होठों के आसपास थी, जहाँ पूरा आम फैला हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे भी आम खाना है। स्नेहा ने तुरंत कहा, तो नीचे जाकर खा लीजिए, वहाँ पर और भी तो आम होंगे ना। ये तो है नहीं कि सिर्फ मेरे लिए 2 आम आए होंगे, आपका तो पूरा टोकरा आया होगा ना, तो जाइए जाकर खा लीजिए। आपको रोका किसने है? अंगद ने बड़ी ही इंटेंस वॉइस में कहा। लेकिन मुझे तो ये वाले आम खाने हैं। ये बोलते हुए उसने स्नेहा के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट की तरफ देखा। स्नेहा जल्दी से बोली, देखिए अंगद जी, आप बेशक से मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आम नहीं। मुश्किल से तो आम मिले हैं। आपको पता है मुझे कितनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, और ऊपर से अब आपको ये वाले आम खाने हैं। जाइए आप नीचे जाकर खा लीजिए। अंगद अब उसके और भी ज़्यादा करीब हुआ। स्नेहा तुरंत अपनी प्लेट पीछे की तरफ लेकर जाने लगी।
अंगद चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन फिलहाल उसने उसे नहीं रोका और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी प्लेट वाले आम नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर तुम मुझे ये वाले आम खाने दो। ये बोलते हुए उसने स्नेहा के लबों के पास लगा हुआ आम देखा। स्नेहा तुरंत अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबाने लगी, लेकिन अंगद ने जल्दी से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ये मुझे खाने दो, तुम अपने हाथ वाला आम खाना, ये मेरे लिए छोड़ दो। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और अंगद अब उसके चेहरे पर झुका और अपने होठों से वो आम लिक करने लगा। आम तो उसने अपनी ज़िंदगी में पहले भी बहुत खाए थे, लेकिन इनका तो उसे स्वाद ही अलग लग रहा था। वो अपने होठों से लगातार आम को खाए जा रहा था और कुछ ही सेकंड में वो सारा आम वो साफ कर चुका था। स्नेहा अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैं अपना आम खा लूं? अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और स्नेहा ने वापस आम खाना शुरू कर दिया। आम की वजह से उसके हाथ भी खराब हो चुके थे और अब जैसे ही उसने आम खाना शुरू किया, वो आम एक बार फिर से उसके होठों के आसपास फैलने लगा था। स्नेहा ने अंगद की तरफ देखा, जो ललचाई हुई नज़रों से उसे देख रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुक चुका था। अभी तो स्नेहा के होठों पर बस थोड़ा सा आम लगा था, लेकिन वो भी अंगद ने तुरंत साफ कर दिया था। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले मुझे खाने तो दीजिए अंगद जी, आप मुझे तो खाने ही नहीं दे रहे हो, बस खुद खाए जा रहे हो। ये बोलकर अब उसने अपनी प्लेट आगे की और जल्दी जल्दी आम खाना शुरू किया। वो दो आम थे जो वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी थी और अंगद की नज़रें भी स्नेहा के लबों पर टिकी हुई थी। उसने भी ध्यान नहीं दिया कि स्नेहा ने पूरे आम खा लिए हैं, जबकि शारदा जी ने उसे बोलकर भेजा था कि स्नेहा कहीं पूरे आम ना खा ले। उन्होंने बेशक से दो बड़े आम उसकी प्लेट में काट कर रख दिए थे, लेकिन पूरे खाने के लिए नहीं, बल्कि थोड़े खाने के लिए, ताकि बाकी के वो बाद में खा ले या फिर कोई और खा सके। पर यहाँ तो स्नेहा ने पूरी प्लेट साफ कर दी थी और छिलके साइड में रख दिए थे। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब मैं भी आम खा लूं? स्नेहा ने एक बार फिर से अपना चेहरा हमें हिलाया और अंगद दोबारा उस पर टूट पड़ा। इस बार तो वो आम स्नेहा की गर्दन तक फैल चुका था। कब स्नेहा नीचे बेड पर लेट गई उसे पता ही नहीं चला और अब अंगद को जब आम का टेस्ट आना बंद हुआ तो वो वापस स्नेहा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आम तो खत्म हो गया। स्नेहा मासूमियत से बोली, आपकी भी क्रेविंग खत्म नहीं हुई क्या? मेरी भी खत्म नहीं हुई अंगद जी, पर आम तो खत्म हो गए। आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए और जाकर दो आम और काट कर लेकर आइए, फिर मैं भी आम खाऊंगी और आप भी आम खाना। उसकी बात सुनकर अब जाकर अंगद होश में आया। उसने तुरंत प्लेट की तरफ देखा जहाँ से आम पूरे गायब थे। वो चौंकते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? तुमने तो सारे आम खत्म कर दिए। स्नेहा मासूमियत से बोली, तो और क्या, उन्हें बचा कर रखना था। आपने भी तो मेरे साथ ही आम खाया है, अब दो लोग आम खाएंगे तो आम तो खत्म होंगे ना? अंगद उसे घूरते हुए बोला, कितनी झूठी हो तुम, मैंने कौन से आम खाए हैं? हाँ, मुझे जरा सा भी आम नहीं दिया तुमने। स्नेहा अपना मुंह बड़ा सा खोलते हुए बोली, हाँ, अब कितना झूठ बोलते हो अंगद जी, एक तो आपने पूरे आम खा लिए और आप कह रहे हो कि मैंने आपको आम दिए ही नहीं। आप भूल गए क्या, लगभग से सारा आम तो आपने खाया है। वो तो मेरे हाथ कांप रहे थे तो मेरे मुंह के अंदर तो आम जा ही नहीं रहा था, सारा मेरे ऊपर गिर रहा था और आप वो सारा आम चट कर गए और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सच में बड़े घपलेबाज हैं आप। अंगद मुंह बनाते हुए बोला, ज़्यादा ना ड्रामा मत करो वाइफी, मैं तुम्हारे इस ड्रामे में नहीं आने वाला। अगर तुम सोच रही हो कि मैं मॉम को कहूँगा कि तुम्हारे साथ आम मैंने खाए हैं तो भूल जाओ, मैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। उसकी बात पर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई, उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अंगद जी? आपने तो कहा था कि आप मुझसे बहुत सारा प्यार। अंगद उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, हाँ तो प्यार का कहा था, तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दूंगा ऐसा थोड़ी ना कहा था मैंने। स्नेहा अब अपना लोअर लिप बाहर की तरफ निकाल कर एकदम पप्पी फेस बनाकर बोली, आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो अंगद जी। सबके पति अपनी पत्नियों को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पति तो मुझे प्यार ही नहीं करते, वो मेरे लिए एक झूठ नहीं बोल सकते। अंगद को सोचते हुए बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं मॉम से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या करना पड़ेगा? अंगद हल्का सा मुस्कुरा कर बोला,
अब सारे आम तो तुमने खा लिए, मुझे तो आम मिले ही नहीं, लेकिन मेरा आम खाने का भी मन कर रहा है, तो तुम मुझे आम खिला दो ना। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। आपको क्या लगता है कि अगर मेरे पास आम होते तो मैं यहाँ पर आपके साथ बहस कर रही होती? मैं चुपचाप वो आम खा रही होती अंगद जी। अंगद उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, पर मुझे तो कुछ और ही खाना है। ये बोलते हुए अंगद उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो आवाज़ सुनकर अंगद के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए और स्नेहा जोरों से हंसने लगी। हंसते हुए उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसे यूं देखकर अंगद का जो मुंह बना हुआ था वो एक बार फिर से नॉर्मल हो गया और अब वो भी मुस्कुरा रहा था। स्नेहा को वो मुस्कुराते हुए देखना उसे कितना सुकून दे रहा था वो बता नहीं सकता था। स्नेहा अब हंसते हंसते रुकी और बोली, अंगद जी पहले मुझे लेकर नीचे चलिए, मुझे लंच करना है। आपको पता है मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। आम से क्रेविंग तो शांत हो गई, लेकिन पेट में भूख अभी भी लगी हुई है। अब आपकी लिटिल प्रिंसेस को खाना चाहिए। अंगद उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, पहले तुम खाना खाओ फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें स्नेहा पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। अंगद और स्नेहा दोनों डाइनिंग टेबल पर थे और सभी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। वहाँ पर पूरी फैमिली मौजूद थी। शादी की वजह से ध्रुव ने भी अपने काम से लीव ले रखा था। हालांकि वो डॉक्टर था तो इमरजेंसी के टाइम पर उसे जाना पड़ सकता था, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। सब लोग अच्छे से अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ एक सुमित्रा जी को छोड़कर, क्योंकि वो तो बस इस प्लानिंग में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शारदा जी जो अपना खाना खा रही थी, वो अचानक से ही स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, जब तुम खाने से फ्री हो जाओगी न स्नेहा, तो सीधा मेरे साथ मेरे रूम में चलना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट काम है। उनकी बात सुनते ही स्नेहा ने अंगद की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम से उतर चुका था। अभी कुछ देर पहले वो रूम में था जहाँ पर अंगद स्नेहा के साथ मैंगो रोमांस तो कर चुका था, लेकिन अब वो स्नेहा के साथ थोड़ा और रोमांस करना चाहता था। लेकिन अब शारदा जी की बात सुनकर उसके अरमानों पर पानी तैर रहा था और उसका चेहरा देखकर स्नेहा को अचानक से हंसी आ गई थी। उसे हंसते हुए देख सब लोग चौंक गए थे, क्योंकि स्नेहा काफ़ी ज़्यादा खुलकर हंस रही थी, जो वो नॉर्मली बिल्कुल नहीं करती थी। शारदा जी कुछ पल तो उसकी तरफ देखती रही और फिर बिना बात जाने हंसते हुए ही बोले, तुम्हें क्या हो गया है स्नेहा, तुम ऐसी क्यों हंस रही हो? स्नेहा भी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं सासू माँ, वो बस स्ट्रॉबेरी पानी में डूब गई। आभा भी हंसकर बोली, स्ट्रॉबेरी पानी में डूब गई मतलब कहना क्या चाहती हो तुम स्नेहा? अंगद उसकी बात सुनकर तरह तरह के मुंह बना रहा था। स्नेहा की हंसी की वजह से ऑलमोस्ट सब लोग हंसने लगे थे, बस एक सुमित्रा जी को छोड़कर। स्नेहा अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, सॉरी भाभी, ये मैं आपको नहीं बता सकती। आभा मुंह बनाते हुए बोली, अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती? इतना सब कुछ तो तुम हमारे साथ शेयर करती हो। उसकी यह बात सुनकर अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई थी कि कहीं वो उन दोनों के पर्सनल मोमेंट तो उन लोगों के साथ शेयर नहीं करती। स्नेहा का कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। कभी कभी तो वो मैच्योर होती थी, लेकिन कभी एकदम बच्चों की तरह बन जाती थी और फिर बच्चों वाली ही हरकतें करती थी। स्नेहा ने अब अपनी हंसी को कंट्रोल किया और एक नज़र अंगद की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी भाभी, ये बात तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप अंगद जी से पूछ लीजिए, क्या पता वो आपको बता दें कि कौन सी स्ट्रॉबेरी पानी में डूबी है। अंगद गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तुम चुपचाप खाना खाओ वरना तुम्हें स्ट्रॉबेरी मैं अभी खिला दूंगा। स्नेहा उसका गुस्सा देखकर और भी ज़्यादा हंसने लगी। पहले तो उसे अंगद के गुस्से पर बुरा लगता था और डर भी लगता था, लेकिन अब तो उसे अंगद के गुस्से से भरा हुआ लाल चेहरा देखना भी हंसने पर मजबूर कर रहा था। शारदा जी अंगद को घूरते हुए बोली, ऐसे क्यों डांट रहे हो तुम स्नेहा को? होगी कोई बात जिस पर उसे हंसी आ रही होगी, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो स्ट्रॉबेरी स्नेहा की नहीं तुम्हारी थी। स्नेहा जो अपनी हंसी पर लगभग से कंट्रोल कर चुकी थी, वो अब एक बार फिर से दबी दबी मुस्कुराहट के साथ अंगद की तरफ देख रही थी। वहीं अब अंगद भी इंटेंस स्माइल के साथ बोला, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा मॉम कि वो स्ट्रॉबेरी तो मेरी है और उसे तो मैं खा कर ही रहूँगा, बेशक से अभी खाऊंगा या फिर बाद में। ये बोलते हुए उसकी नज़रें स्नेहा पर इंटेंस हो गई थी। स्नेहा का चेहरा अब शर्म से लाल होने लगा था। वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर थी अब वो एकदम से गायब हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था।
अंगद एक बार फिर से बोला, वैसे मॉम, अगर आपको स्नेहा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ना हो तो क्या मैं स्नेहा को अपने रूम में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा बोली, नहीं सासू माँ, मैं आपके साथ आपके रूम में चलूँगी। इनका क्या है, ये तो कुछ भी कहेंगे, मुझे रूम में ले जाकर कहेंगे कि चलो चुपचाप रेस्ट करो, लेकिन मुझे कोई रेस्ट नहीं करना, मैं आपके साथ रूम में ही चलूँगी। ये बोलते हुए उसने भी तिरछी नज़रों से अंगद की तरफ देखा। अंगद चेहरे पर इंटेंस स्माइल लिए बोला, नहीं, मुझे तुम्हें रेस्ट करने के लिए नहीं कहना था, बल्कि मैं तो। इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही स्नेहा अपनी जगह से उठी और बोली, मेरा लंच हो गया सासू माँ, अब हम आपके रूम में चलें। शारदा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अपनी जगह से उठ गई, क्योंकि उनका भी लंच हो गया था। वो दोनों वहाँ से चली गई, लेकिन जाते हुए स्नेहा पलटकर अंगद की तरफ देख रही थी और उसे अपनी जीभ निकालते हुए चिढ़ा रही थी। अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई थी और अब वो भी अपनी तिरछी निगाहों से स्नेहा की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि बेशक से अब तो तुम मेरे हाथों से निकल गई हो बीबी, लेकिन बहुत जल्दी तुम वापस मेरे पास ही आओगी और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंगद मित्तल को चिढ़ाने का नतीजा क्या होता है। शारदा जी स्नेहा को अपने रूम में लेकर आई थी ताकि उसे दिखा सके कि वे निया को शादी पर क्या दे रही हैं। वैसे तो निया को जो भी शादी में मिलने वाला था वो सब अंगद और ध्रुव देखने वाले थे, लेकिन शारदा जी उसे अपनी तरफ से एक खूबसूरत सा नेकलेस दे रही थी जो वो शादी में पहनने भी वाली थी। वो नेकलेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा कीमती भी। शारदा जी जब वो नेकलेस स्नेहा को दिखा रही थी तो स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत प्यारा है सासू माँ, ये निया पर बहुत अच्छा भी लगेगा। शारदा जी ने तुरंत पूछा, अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम्हारे लिए भी एक ऐसा बनवाऊं क्या? स्नेहा झट से बोली, नहीं सासू माँ, आप ये उसके लिए रखिए और मेरे लिए आपको ऐसा कुछ भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। शारदा जी तुरंत थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, अब तुम हमसे कुछ क्यों ही लोगी, अब तो तुम्हारे पास अंगद है, टाइम टाइम पर वो तुम्हें खूबसूरत से तोहफे देता रहेगा, अब हमारे दिए तोहफे की क्या ही वैल्यू। उनकी बातों पर स्नेहा शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि ये सब कुछ शारदा जी गुस्से से नहीं बोल रही हैं, बल्कि जानबूझकर उसे चिढ़ा रही हैं। तभी सुमित्रा जी अंदर की तरफ आई और बोली, अंगद तो सब कुछ स्नेहा पर लुटाएगा ही, लेकिन मेरी बेटी का क्या, उसे क्या उसकी शादी में आप एक ये मामूली सा नेकलेस देकर ही निपटा देंगी और कुछ नहीं मिलेगा क्या उसे इस घर से? ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आई। उनकी बातें सुनकर स्नेहा और शारदा जी के चेहरे पर हैरानी भी थी, लेकिन वो दोनों सुमित्रा जी के व्यवहार से वाकिफ थी, इसलिए ज़्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए शारदा जी ने बड़े ही प्यार से कहा, ऐसा नहीं है सुमित्रा, निया इस घर की बेटी है और उसे वो सब मिलेगा जो इस घर की बेटी को मिलना चाहिए। अंगद और ध्रुव उस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। उन दोनों ने निया के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज ली है जो हम लोग उसे उसकी शादी पर बतौर तोहफे में देने वाले हैं, और साथ में ढेर सारा शगुन भी। और ऐसा नहीं है कि निया की शादी हो जाएगी तो उसका इस घर पर कोई हक नहीं होगा, वो जब चाहे कुछ भी ले सकती है। सुमित्रा जी सार्किस्टिकली बोली, मतलब जैसे आज तक मैं भिखारियों की तरह आपसे कुछ मांगती हूँ, वैसे ही अब मेरे बच्चों का भी हाल होगा। पर छोड़िए, अगर मैंने कुछ कहा तो फिर आपको बुरा लगेगा। शारदा जी जल्दी से बोली, ये तुम कैसी बात कर रही हो सुमित्रा, तुम एक बार फिर से वही पुरानी बातें करने लगी। अगर बच्चे अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं तो उसे भीख नहीं कहते, और हमने किसी चीज़ के लिए निया को मना नहीं किया है। ये तो स्नेहा की फैमिली का डिसीजन है कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, फिर भी हम अपनी तरफ से अपनी बेटी को वो सब दे रहे हैं जो हम देना चाहते हैं। सुमित्रा जी स्नेहा को व्यंग भरी नज़रों से देखते हुए बोली, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी कि सामने वालों की हैसियत क्या है, उन्हें क्या पता कि शादी में लड़की अगर अपने मायके से कुछ लेकर आती है तो वो दहेज नहीं होता, बल्कि उससे पता चलता है कि लड़की और उसके परिवार वालों का स्टैंडर्ड क्या है। पर जिनका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं, वो दूसरों के बारे में क्या ही सोचेंगे। ये बोलते हुए उन्होंने मुंह बनाया। स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई थी। वो अपनी जगह से उठी और बोली, मित्तल खानदान का क्या स्टैंडर्ड है ये सिर्फ मेरा परिवार नहीं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उसके लिए निया को अपने साथ दहेज लेकर ब्यास फैमिली में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्यास फैमिली को मित्तल खानदान का स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। उन्हें उनकी बहू चाहिए जिसे वो बेटी बनाकर अपने पास रखेंगे। और जब निया इस दुनिया में आई थी, इस परिवार में आई थी, तो खाली हाथ ही आई थी, वो कुछ लेकर नहीं आई थी।
इसलिए अपने दूसरे घर में भी वो वैसे ही जाएगी जैसे इस घर में आई थी। और ये सिर्फ निया के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया की हर एक लड़की के लिए होना चाहिए। मेरा परिवार ये नहीं चाहता कि निया अपने साथ सोने चांदी के जेवरात लेकर आए, बल्कि वो चाहते हैं कि निया जब उनके घर में आए तो मुस्कुराती हुई आए, अपने साथ खुशियाँ लेकर आए जो दुनिया के किसी भी धन दौलत से बढ़कर होगी। खैर, मैं ये सब आपको क्यों ही समझा रही हूँ, क्योंकि समझानों को तो मैं पहले भी आपको बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, लेकिन आप समझती ही कहाँ हैं। पर इतना जान लीजिए चाची जी कि आप जो चाहती हैं वो तो नहीं होगा। मेरा परिवार निया का स्वागत करने के लिए बेताब है। किसी तरह का दान दहेज ना ही वो लोग चाहते हैं और ना ही वो लोग कभी एक्सेप्ट करेंगे। बाकी अंगद जी जो निया को अपनी खुशी से देंगे वो सिर्फ और सिर्फ निया का होगा, उस पर व्यास फैमिली का कोई हक नहीं होगा। उसकी बातें सुनते हुए सुमित्रा जी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उनका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहीं स्नेहा अब शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं चलती हूँ सासू माँ, आपने प्यार से निया के लिए जो भी तोहफा सेलेक्ट किया होगा वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि उस तोहफे की कीमत से ज़्यादा उस तोहफे में आपका प्यार छिपा होगा। उसकी बात पर शारदा जी मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम उम्र में काफ़ी छोटी हो स्नेहा, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारी समझदारी तुम्हारी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है। वरना कुछ लोग तो उम्र में बढ़ते जाते हैं लेकिन उनकी सोच उतनी ही ज़्यादा घटती जाती है। ये बोलते हुए उनकी तिरछी नज़र सुमित्रा जी पर थी और अब सुमित्रा जी मुँह बनाते हुए वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद स्नेहा शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता माँ कि चाची माँ के दिल में इतनी नफरत क्यों भरी हुई है, क्यों वो हमेशा रिश्तों से ज़्यादा पैसों को तवज्जो देती हैं। हाँ, मानते हैं कि आजकल की ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो पैसा भी किस काम का जो रिश्तों की मिठास पीकर दिलों में नफरत घोल दे, इंसान की खुशियों को ही खा जाए। शारदा जी एक गहरी सांस लेकर बोली, वो शुरू से ही ऐसी है स्नेहा, सोचा था वक्त के साथ सही हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे धीरज जी से कह देना चाहिए कि वो इस घर का बंटवारा कर दें। सुमित्रा और उसके बच्चों का जो हक बनता है वो उन्हें देकर इस नफरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। उनकी बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो जल्दी से बोली, नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पूरा परिवार एक है, आप इसके बंटवारे के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं। शारदा जी कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि इस नफ़रत का और कोई इलाज नहीं है। इससे पहले कि ये नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाए हमें इसे जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए। और वैसे भी बंटवारे का मतलब ये तो नहीं कि परिवार टूट जाएगा या दिल अलग हो जाएंगे। जिनके दिलों में प्यार है वो तो हमेशा वैसा ही रहेगा, हमें तो बस नफ़रत ख़त्म करनी है। उनकी बात सुनते हुए अभी भी स्नेहा के चेहरे पर परेशानी ही थी, लेकिन वो जानती थी कि शारदा जी को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुमित्रा जी की बातों ने उन्हें सच में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसलिए वो इन सब के बारे में अंगद से ही बात करने का सोच रही थी, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, बल्कि निया और आयुष की शादी के बाद। ऐसी बात देखकर वो फ़िलहाल शादी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। शाम के तकरीबन 8 बजे मित्तल मेंशन पूरा चहल पहल से भरा हुआ था। हर जगह रौनक ही रौनक नज़र आ रही थी। आज आयुष और निया की मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। निया सोफे पर बैठी थी और उसके हाथों पर मेहंदी लग रही थी। तभी वो पिया की तरफ देखते हुए बोली, जाओ जाकर तुम्हारे जीजी को बुलाकर लेकर आओ। पिया जल्दी से बोली, मैं तो बुलाकर ले आऊँगी, लेकिन तुम्हें लगता है वो आएंगे दी? कितने चुप और अलग अलग रहते हैं जीजू। मुझे तो लगा था कि अंगद भाई ही सबसे ज़्यादा खड़ूस हैं, लेकिन जीजू तो उनसे भी ज़्यादा हाई लेवल के खड़ूस हैं। निया उसे घूरते हुए बोली, खबरदार, अगर उन्हें खड़ूस कहा तो वो बस थोड़े साई नेचर के हैं। पिया हंसते हुए बोली, फिर तो मुझे उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि जो भर भर कर शर्माने वाला इंसान है उसे एक नंबर की बेशर्म बीबी मिल रही है। ना जाने उनका क्या ही हाल होगा। उसकी इस बात पर निया ने अब उसे और भी ज़्यादा घूर कर देखा। पिया तुरंत वहाँ से उठी और उस तरफ चली गई जहाँ पर आयुष खड़ा था, लेकिन आयुष के साथ अंगद को देखकर वो तुरंत दबे पैर वहाँ से वापस आने लगी। तभी अंगद उसकी तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ पर आई पिया, कोई काम था क्या? उसका सवाल सुनकर पिया ने पलटकर वापस उन दोनों की तरफ देखा और फिर करीब आकर एक नज़र वो आयुष को देखते हुए बोली, वो मैं बस ये सोच रही थी कि पता नहीं जीजू ने कुछ खाया या नहीं। मैं इकलौती साली हूँ उनकी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना उनका ख्याल रखने का। तो मैं बस इसलिए यहाँ पर आई थी।
पर आप अगर जीजू के साथ हैं तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए अंगद समझ गया था कि पिया वहाँ पर क्यों ही आई होगी। वो आयुष की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक काम करो आयुष, खुद भी खाना खा लो और साथ में निया को भी खिला देना। उसके हाथों पर तो मेहंदी लगी है ना, वो खुद खा नहीं पाएगी। और पिया को भी शायद मेहंदी लगवानी होगी तो वो भी निया की हेल्प नहीं कर पाएगी, है ना पिया। पिया ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। आयुष मुस्कुराया और बोला, ओके मैं अभी निया के पास जाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। पिया अब अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आयुष जीजी तो निया दी को खाना खिला देंगे, लेकिन आपका क्या ख्याल है भाई, क्योंकि हाथों पर मेहंदी तो स्नेहा भाभी के भी लगी हुई है। वैसे तो मैं भी उन्हें खाना खिला देती, लेकिन मुझे अपने हाथों पर मेहंदी लगवानी है तो मैं जा रही हूँ, उनका आप खुद देख लीजिएगा। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से भाग गई और अंगद ने सामने की तरफ देखा जहाँ स्नेहा भी एक सोफे पर बैठी थी और उसके हाथों पर मेहंदी लग रही थी। इस वक्त उसने ग्रीन कलर का एक सरारा सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अब तो उसके दोनों हाथों पर लगभग से मेहंदी लग चुकी थी और शारदा जी को ना जाने आज क्या शौक चढ़ा जो उन्होंने मेहंदी वाले को स्नेहा के पैरों पर भी मेहंदी लगाने को बोल दिया था। और अब मेहंदी वाली उसके दोनों पैरों पर भी मेहंदी लगा रही थी। तभी अंगद उसके पास आकर बैठा। उसके हाथों में खाने से भरी हुई प्लेट थी। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे तो लगा अंगद उससे नाराज़ होगा, क्योंकि सुबह से ही वो अंगद को तड़पा रही थी। अंगद उसके साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन स्नेहा का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे लिए खाना लेकर आए। अंगद मुँह बनाते हुए बोला, अब तुम्हें तो मेरा ख्याल नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी फिक्र है ना। स्नेहा उसकी बात पर हंसने लगी। मेहंदी वाली तुरंत अपना मुंह उठाकर उन दोनों को देखने लगी तो अंगद ने उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या। उसने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। अंगद एक बार फिर से बोला, तो तुम अपना काम करो, फालतू इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसने अब जल्दी से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वापस मेहंदी लगाने लगी। स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, ऐसे कोई किसी को डांटता है क्या। अंगद भी झट से बोला, ऐसे कोई किसी कपल को देखता है क्या। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, आप कौन सा मेरे साथ यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं जो कोई नहीं देख सकता, बस मुझे खाना ही तो खिला रहे हैं ना। अंगद उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे चैलेंज मत करो। स्नेहा भी थोड़े एटीट्यूड से बोली, रहने दीजिए, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है आप क्या कर सकते हैं। अब आप फ़िलहाल चुपचाप मुझे खाना खिलाइए, मुझे बहुत भूख लगी है और आपकी लिटिल प्रिंसेस वो तो भूख की वजह से मुझे परेशान किए जा रही है। उसकी बात सुनकर फिलहाल अंगद ने उसे खाना खिलाना शुरू किया। वो ना सिर्फ स्नेहा को खाना खिला रहा था बल्कि खुद भी खा रहा था, क्योंकि अगर स्नेहा खाना खा लेती और वो भूखा रह जाता तो बाद में उसका भी खाने का मन नहीं करता। जब ऑलमोस्ट खाना फिनिश हो गया तो स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अंगद जी ये क्या बात हुई, आप कुछ मीठा तो लाए ही नहीं। आपको पता है ना मुझे खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है। अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। स्नेहा चौंकते हुए बोली, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं अंगद जी, बताइए ना आप कुछ मीठा क्यों नहीं लाए। अंगद अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाकर बोला, डोंट वरी, तुम्हारी मीठे की क्रेविंग मैं पूरी कर दूंगा। ज़रूरी तो नहीं खाने के बाद वो क्रेविंग पूरी करने के लिए मीठा ही खाया जाए, कुछ और भी तो ट्राई किया जा सकता है ना। ये बोलते हुए उसने अपनी टंग को हल्का सा बाहर निकाला और फिर अपने होठ पर गोल घुमाया। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।